वजह ये नहीं थी कि उन्हें कश्मीर चाहिए नहीं था, बल्कि ये थी कि इस बार में उनका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो चुका था। अब उनका मेन फोकस सिर्फ एक चीज था, अपना लॉस रिकवर करना। वीपी मेनन क्लियर वर्ड्स में कह देते हैं कि इंडिया तब तक ट्रूप्स नहीं भेज सकता जब तक कश्मीर ऑफिशियली इंडियन टेरिटरी ना बन जाए। और यहीं से जम्मू और कश्मीर एक अलग प्रिंसली स्टेट बना। साल 1846 जब एंग्लो सिख वार में ब्रिटिशर्स ने पंजाब के सिख्स को हरा दिया, इस वार के बाद ब्रिटिश के हाथ बहुत बड़ा एरिया आ गया, जिसमें कश्मीर वैली भी इंक्लूड था। लेकिन यहाँ एक सरप्राइजिंग बात होती है, इतना बड़ा और स्ट्रेटेजिक एरिया मिलने के बावजूद भी ब्रिटिश ने कश्मीर पर सीधा कब्जा नहीं किया। वजह ये नहीं थी कि उन्हें कश्मीर चाहिए नहीं था, बल्कि ये थी कि इस बार में उनका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो चुका था। अब उनका मेन फोकस सिर्फ एक चीज था, अपना लॉस रिकवर करना। इसी सोच के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। इस ट्रीटी के अंदर ब्रिटिशर्स ने महाराजा गुलाब सिंह, जो एक डोगरा राजपूत थे, उन्हें 75 लाख नानक शाही रुपीस के बदले कश्मीर दे दिया। पेपर पर ये एक सेल थी, लेकिन असल कहानी थोड़ी और गहरी थी। महाराजा गुलाब सिंह पहले सिख एम्पायर के जनरल रह चुके थे, लेकिन एंग्लो सिख वार के दौरान उन्होंने क्वाइटली ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। ब्रिटिश भी इस बात को बोले नहीं थे। इसी लॉयल्टी के रिवार्ड के तौर पर उन्हें कश्मीर दे दिया गया और यहीं से जम्मू और कश्मीर एक अलग प्रिंसली स्टेट बना, जहां डोगरा रूल शुरू होता है। टाइम आगे बढ़ता है 1930 के आसपास। जब महाराजा हरि सिंह कश्मीर के रूलर बनते हैं, तब वैली के अंदर एक अलग ही टेंशन चल रही होती है। कश्मीरी मुस्लिम्स उनसे बहुत नाराज थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। ये नाराजगी इसलिए भी थी क्योंकि कश्मीर में डोगरा रूल होने के बावजूद पॉपुलेशन का लगभग 77% मुस्लिम्स थे। फिर भी सरकारी नौकरियों में से उनका हिस्सा 10% से भी कम था। एजुकेशन, लैंड ओनरशिप और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादातर उन लोगों को मिल रही थी जो कश्मीरी मुस्लिम्स नहीं थे। धीरे धीरे डिससैटिस्फैक्शन गुस्से में बदलने लगा। इसी बैकग्राउंड में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का रोल सामने आता है। आज वो दुहाई देते हैं दुनिया को। 1932 में उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शुरू की, जो कश्मीरी मुस्लिम्स के राइट के लिए लड़ती थी। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का विजन सिर्फ एक कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं था, इसलिए 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दिया गया, ताकि हर रिलीजन के लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बन सके। ये जम्मू और कश्मीर की पहली बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी और शेख अब्दुल्ला का पॉलिटिकल कैरियर यहीं से शुरू होता है। इस मूवमेंट का सीधा सा गोल था डोगरा रूल खत्म हो और कश्मीर के लोगों को उनका हक मिले। फिर आता है 1947। ब्रिटिश इंडिया टूट कर दो मुल्कों में बढ़ जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन सारी टेरिटरी डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थी। लगभग 560 प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जहां राजा और नवाब रूल करते थे। और आजादी के बाद इन प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शंस थे, इंडिया ज्वाइन करो, पाकिस्तान ज्वाइन करो या फिर थ्योरेटिकली इंडिपेंडेंट रहो। ज्यादातर स्टेट्स ने जल्दी डिस्कशन ले लिया, लेकिन 3 जगह पे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। महाराजा हरि सिंह, जो ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर के रूलर थे, वो किसी के साथ तुरंत ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर वो किसी एक कंट्री के साथ चले गए तो उनकी पावर खत्म हो जाएगी। इसी वजह से उन्होंने एक अप्रोच ली जिसे वेट एंड सी पॉलिसी कहा जाता है, मतलब डिस्कशन को डिले करना और सिचुएशन को ऑब्जर्व करना। लेकिन बाद में हरि सिंह ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट प्रपोज किया। पाकिस्तान ने इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया ने कहा कि पहले डिस्कशन होगी। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये था कि ब्रिटिश टाइम के जो एग्रीमेंट्स चल रहे थे, जैसे रोड्स, ट्रेड, पोस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वो तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक फाइनल ट्रीटी ना बन जाए। लेकिन यहीं पर सिचुएशन बिगड़ जाती है। पाकिस्तान इस एग्रीमेंट को तोड़ता है। फूड, साल्ट, पेट्रोल और टिम्बर का एक्सपोर्ट रोक दिया जाता है और सिर्फ 2 मेन रोड्स, सियालकोट और कोहला, ब्लॉक कर दी जाती है। ये एक डायरेक्ट प्रेशर टैक्टिक था ताकि कश्मीर को एसेशन के लिए मजबूर किया जा सके। इसके बाद हाल और खराब हो जाता है जब पठान ट्राइबल फाइटर्स कश्मीर में घुस आते हैं। इस अटैक में बारामूला जैसे एरियाज में लूटपाट शुरू होती है और कई लोग मारे जाते हैं। कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए महाराजा हरि सिंह इंडिया से मदद मांगने आते हैं। उसी दिन वो श्रीनगर छोड़कर जम्मू पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात वीपी मेनन से होती है। वीपी मेनन क्लियर वर्ड्स में कह देते हैं कि इंडिया तब तक ट्रूप्स नहीं भेज सकता जब तक कश्मीर ऑफिशियली इंडियन टेरिटरी ना बन जाए, मतलब पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करना होगा।
मजबूरी में महाराजा हरी सिंह तुरंत डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देते हैं। इसी के साथ ही जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन जाता है। अगले ही दिन 27 अक्टूबर 1947 इंडियन एयरफोर्स ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतारती है। बडगाम और शालाटैंग जैसे एरियाज में लड़ाई होती है और पठान ट्राइबल फाइटर्स को रोक दिया जाता है। लेकिन तब तक कश्मीर का लगभग 1/3 एरिया पहले ही ऑक्यूपाई हो चुका होता है, जो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। लड़ाई कुछ और टाइम तक चलती है। आखिरकार यूनाइटेड नेशंस इंटरवेन करता है और 1 जनवरी 1949 को सीज फायर हो जाता है। इसी सीज फायर लाइन ने आगे चलकर लाइन ऑफ कंट्रोल का फॉर्म ले लिया। इंडिया के पास कश्मीर का 2/3 हिस्सा रह जाता है, जम्मू, कश्मीर वैली और लद्दाख, जबकि बाकी पाकिस्तान के पास चला जाता है। और यही से कश्मीर का इशू सिर्फ एक वार नहीं बल्कि एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, जो आज तक खत्म नहीं हुआ।